हेलो व्यूअर्स, 11 अक्टूबर 2023। ये दर्दनाक तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की, जो रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रघुनाथपुर में डिरेल हुई। खासियत, इसका इंजन भी डिरेल हुआ। इसमें कैजुअलिटीज हुई, इंजरीज भी हुई। और जैसे हमने तस्वीरें देखी तो एक चीज हजम नहीं हो रही थी। ये जनरली लोकोमोटिव डिरेल नहीं होता है, और लोकोमोटिव डिरेल होने के कारण या तो आपके ट्रैक के इन लोकोमोटिव के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या आपका मतलब इंजन में ही इतना कुछ हो कि वो अपने ही डिरेल हो जाए। आज तक का तजुर्बा ये कहता है कि कैसा भी हो पैरामीटर्स ट्रैक के, जनरली इंजन बहुत कम गिरता है, और वो भी स्ट्रेट ट्रैक पे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बिना सारी चीज़ों को एनालाइज किए बगैर कुछ भी कहना नामुमकिन सा होता है, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से ये डिरेलमेंट हुआ है जो तस्वीरें बता रही हैं। एक सिंपल केस नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स केस। आइए लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड आउट इन फैक्ट क्या कारण पॉसिबली इसमें हो सकते हैं। बिना कारणों के अगर आपने जानना हो ना गाड़ी कैसे गिरी, तो ये अखबार उठा लें और आपको रीजन ऑफ डिरेलमेंट एकदम आपके सामने फटाफट मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अहम सवाल, मेन लाइन पर चल रही नॉर्थ ईस्ट लूप लाइन में कैसे आई? टूटी पटरी से गुजरी ट्रेन या ट्रेन गुजरने से उखाड़ी पट्टी? और दूसरा अखबार पढ़ेंगे, रिपोर्ट, ट्रैक में गड़बड़ी से नॉर्थ ईस्ट हुई बेपटरी। Without any inquiry, you will have the cause of derailment. ये और एक लीजिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसा। ट्रेन जहां डिरेल हुई वहां ट्रैक पर हुआ था काम, पटरी भी क्रैक थी। अब आप देख लीजिए कितने कारण बता रहे हैं डिरेलमेंट के, और इन साहब की अगर आप पढ़ें, ये रेल समाचार से एक मैंने स्क्रिप्ट निकाला है, पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल लाइसेंस टू किल। क्या बात है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को बोलते हैं कि मारने का लाइसेंस दे रखा है। कुछ भी मन में आए कुछ भी बोल दो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये किसी को बख्शेंगे नहीं। अब ये क्या लिखते हैं रेल समाचार वाले, सबसे शर्मनाक बात यह है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की भीषण दुर्घटना को 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन निर्दोष यात्रियों की हत्या के लिए जिम्मेदार पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेल समाचार को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1-2 लोग पैसे के दम पर और जाति के नाम पर अपने बचने की जुगत में लगे हुए हैं, और इसमें उनका सहयोग कर रही है रेलवे की सुधीर दृष्टि से कलुषित व्यवस्था। क्या बात है, आगे पढ़ते हैं। खबर है, सीआरएस रिपोर्ट में भी मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के बीच लोकालोकी पर मामला ऐसे
निकालना है जिससे ना तो सही कारण सामने लाया जाएगा और ना ही मुख्य दोषियों को कुछ खास बिगड़ पाएगा। ये अफसर इतने मन बढ़ हैं कि दारू पार्टी में निर्लजता से मजाक उड़ाते कहते हैं ईसीआर पर मंत्री जी की विशेष कृपा रही। ये या तो हम जानते हैं या ऊपर वाला। यहाँ मैडम सीआरबी का भी कुछ वश नहीं चल पाएगा। मतलब कुछ भी लिख देंगे, होगा इनके पास, इनके सूत्र होंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज। जो चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड है वो ऑन दी रिकॉर्ड रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और सैबोटेज कहाँ से बन जाएगी? ये सैबोटेज का मामला ही नहीं है। बालासोर सैबोटेज थोड़ी बनाया। अब ये देखिए सबसे हसीन बात, जब सीआरएस इंक्वायरी है तो एक्सीडेंट मैनुअल में लिखा है और फर्दर कोई इंक्वायरी होती नहीं है। इट इज द कमीशन विच गोज इनटू द डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड एस्पेक्ट कंसर्निंग द इन्वेस्टिगेशन। और ये देखिए यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डैमेज। अच्छा, कारण क्या? वो कुछ नहीं लिखा है। इट सीम्स दैट डिरेलमेंट अकर्ड ड्यू टू फॉल्ट इन ट्रैक। मुझे एक ही समझ में नहीं आ रही, क्या कोर्ट में ऐसा होता है कि इट सीम्स फलाना सिंह या फलाने आदमी ने उसका मर्डर किया हो सकता है, विदाउट एविडेंस किसी को कल्पित घोषित नहीं करते। आइए हम आगे चल के देखते हैं कि जो मैंडेटरी मेजरमेंट्स होती हैं वो क्या बताती हैं। तो जॉइंट मेजरमेंट हमने किया है, उससे क्या मिला? दिस इज द इवेंट रिकॉर्ड से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से इसकी OHE वोल्टेज 2.5 आ गई है, बिकॉज OHE करंट टाइम्स में 0 हो गया। सो समथिंग देयर इज अ डिस्कनेक्शन बिटवीन Panto and the OHE. So this is the time and at this speed. अब ये बैटरी वोल्ट देखिए 102 दिखा रहा है, लेकिन लोको वालों का कहना है कि बिकॉज द बैटरी बॉक्स गॉट डिस्कनेक्टेड, डैमेज्ड, सो फर्दर इवेंट रिकॉर्डिंग वाज नॉट पॉसिबल। हालांकि इसका एक रिवीजन हो चुका है और देर आर मॉडिफिकेशंस इम्प्लीमेंटेड जिससे कि VCO की रिकॉर्डिंग, उसकी सप्लाई को कोई इफेक्ट नहीं हो। वी लीव इट टू द कमीशन टू डिसाइड, बट it is doubted that recordings were further hidden and not given. जैसे ही उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई बिकॉज बैटरी बॉक्स डैमेज हो गया और सप्लाई कट ऑफ होगी, बट कैबिन की लाइटिंग हमने फोटोज ली थी, आराम से जल रही थी। देयर वाज लाइट इन द कैबिन एंड इफ वी सी दिस वीडियो, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका ये फ्लैशर भी जल रहा है, ऊपर में ये वाली लाइट भी जल रही है, आपकी हेडलाइट वगैरह भी जल रही है ना। तो ये भी लाइट जल रही है, दिस लाइट इज़ आल्सो ग्लोइंग। ऐसा जो है सही नहीं लग रहा है। अगेन वी हैव दिस नाइट फोटोग्राफ्स वेयर लोकोमोटिव लाइट्स आर ऑन। सो ये थोड़ा सा मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव, और हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स we try to hide the facts. We leave it to commission who will decide it. आइए अब एक नज़र ये लोकोमोटिव पे डालते हैं। ये इसका काउ कैचर है, दिस इज द काउ कैचर एंड इट हैज कम ऑल अलोंग ड्रैगिंग विद इट, एंड दिस इज द right hand side rail, this is the left hand side rail, and this is the direction of movement. ये स्क्रीन के इस साइड राइट साइड में इसका मूवमेंट डायरेक्शन है। तो we can see
the position of the locomotive during daylight। और आइए हम बताते हैं अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या रिकॉर्ड किया। ये काउ कैचर अंडर फ्रंट एक्सेल ग्रेजिंग ओवर रेल हीप, बैलास्ट हीप में फंसा है। If you see minutely, this is a flat welded to this portion. From here we have flat welded to it, and आगे से हम आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाते हैं ये वेल्ड कितना स्ट्रॉन्ग था टू होल्ड अप दिस काउ कैचर। इसकी हमने तस्वीरें ली नेक्स्ट डे ऑफ डिरेलमेंट, जिस दिन जॉइंट रिकॉर्डिंग हुआ। सो वन कैन सी the encircled portion shows the weld hardly has any fusion with the supposed to secure cow catcher, and these are all old separations from the parent body। कहीं लग रहा है फ्रेश ब्रोकन, कहीं कहीं एक एक किनारा, ये एक किनारा है, थोड़ा सा ये है। ये जो काउ कैचर को इस बॉडी के साथ जो वेल्ड किया विद फ्लैट, हार्डली देयर इज एनी साइन ऑफ प्रॉपर बॉन्डिंग, कोई बॉन्ड नहीं है इसमें। एंड द वेल्ड इज ऑल्सो समथिंग वेरी पुअर वेल्ड, और जस्ट समथिंग, द सीम इज नॉट प्रॉपर, the weld is not proper, the fusion is not proper। And this is another picture, the way this has been welded, and one can very easily see that only this was 3 tags, the 4th tag, 5th and 6th, and minor here। All see how many times this has been welded, God knows। This is one profile of the flat जिसके around weld किया गया, and similarly this is another। I mean there has been several times of welding, re-welding, welding, re-welding to secure the cow catcher, but it had been failing and failing। This is another flat which had been welded, and see it's only 1 or 2 spots here। now कौन सा पुराना है कौन सा नया, अगेन वी सी दिस वन ऑल्सो। यहाँ से उठा करके फिर यहाँ एक फ्लैट लगाया, और देखिए सिर्फ इतना सा ही इसका नया है, बाकी कोई वेल्ड में उसके सिक्योरिंग है ही नहीं। There is no fusion at all between the two metals with the parent, with the cow catcher, and the piece of flat which had been welded to secure the cow catcher with the parent body of the locomotive। So ये चीज़ें हैं जो काउ कैचर को पकड़ के रखती हैं, और वही आपस में टूटी हुई हैं। Now this is a picture। अब इसके होल अगर आप देखते हैं तो अगर वो कोई बोल्ट लगा होता ना इसमें, had there been any bolting, there would have been shining marks of bolt being pulled out of this holes and all। so all are rusted, all the 3 holes where we bolt up the cow catcher fastening etc। so all the bolts of the cow catcher were missing। So the front cattle guard was found detached, broken off from its position। the right portion was lying over right rail and slightly pushed inside। the left side of the cattle guard was totally pushed inside with some ballast heap over it। all the bolts were missing। some of the bolt holes were found to be elongated, irregular gas cut। there was no fresh graze scratch mark or shiny streak on the plate around and inside the holes। the cattle guard was apparently tack welded to the side frame of the locomotive, which is totally very insecure, and some of the tack welds had fresh broken marks। Well viewers, what we saw was the physical condition of your cow catcher, what we saw about the poor quality of the weld which were securing the cattle guard to the parent body। and now let's see the parameters what we had recorded। and first let me take up with the wheel diameters। now we have to see very minutely। what I did was that
on the side of the axle whichever was higher wheel dia, मैंने उसको font का size बड़ा कर दिया so that it has some sort of a eye catching. So these are left hand in the direction of movement, these are the right hand wheel diameter. So in all we have 6 axles. अब देखिए ये right side वाले जो हैं these are larger diameters. So out of the 6, 4 are having larger diameters. That means they are running more, they cover more circumference in one round, while these less. The maximum permissible dia and the service limit is 2.5 mm, while on the leading axle, the first very axle of the locomotive, lies beyond service tolerance is permitted. Okay, so on the same axle the service limit is 2.5 while it has crossed its limit, and then on the same bogie it's 4 mm, and we have on the lead trolley it's 5 mm. So these both parameters lie out of service tolerance. I hope things are clear. Now, what effect does it have? So the effect is seen here. Now this right hand and this right hand, this is the left hand, so smaller wheel dia side. So what happens, the larger dia pushes the left towards left hand side because it's traveled more than the left hand side. So we see the wear here is more. This is flange thickness. So this is higher wheel side, higher wheel dia side pushing it towards the left side. So the thickness of the flange got reduced more than right hand side. See 32, 31, 31.5, 30. Then this is almost same because here it's ulta. This is higher, and then we have this one also a little more than this one. This is left hand side, smaller wheel dia, is a higher dia. Similarly here. So what happens when we have excessive wheel diameter difference on the same axle? It pushes towards the smaller wheel dia, and the wear on the smaller wheel dia side is more. So the flange thickness on left hand side has reduced more than the right hand side, which is known as biased wear of a wheel. So why it is biased wheel? We have biased wear of a wheel due to wheel diameter variation may not be within permissible limit. This is as per MI, maintenance instructions for, and wheel wear management MI instructions. Also, it is due to misalignment of bogie frame. Parallelism of the bogie should be maintained. I will show again the diagonal dimensions also, where the wheelbase has also changed for this particular locomotive. So this is one parameter having effect on flange thickness because of biased wear of a wheel set caused by varying wheel diameters. Let's move on to the next parameter. Now this is root wear. Again, we can see from here the root wear on left hand side is more than the right hand side. So these are higher diameters. So we have left hand side more wear because higher side will keep on moving towards the lower side of wheel diameter. So the wear on the lower diameter will be more, which is seen from here. So wheels on smaller dia will always keep grazing with the rail head. Well viewers, now let us imagine
कि एक साइड के अगर व्हील टायर ज़्यादा होंगे तो इंजन के व्हील किस तरह इतनी हाई स्पीड में चलते होंगे, है ना। जैसे ये हमारा 6 व्हील सेट हैं, जिसमें ये व्हील डाया आपके हायर डाया के हैं। हायर डाया वाले व्हील्स मैंने एक्चुअली इनको साइज में थोड़ा सा बड़ा करके जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन आई हैव शोन। तो दीज आर हायर राइट हैंड साइड एंड दीज लेफ्ट हैंड साइड आर स्मॉलर। सो क्या होगा, दीज व्हील्स ज़्यादा रन करेंगे, उधर को जाएंगे, फिर उधर से फ्लेंज के साथ they will have a thrust and again come back. So this will create a sinusoidal of a movement by the wheels and running at say just imagine 130 किलोमीटर और सो। तो किस तरह से ये लोग मतलब व्हील जो है अपने जो है ऐसे चलते होंगे, ये मतलब इस तरह से sinusoidal इनका मूवमेंट रहेगा व्हील्स का। So they will have so much of vibrations at that higher speed, very very high vibrations इनकी आती है, and this will again further induce to the load of the locomotive through सस्पेंशन सिस्टम। और अगर सस्पेंशन सिस्टम भी उस पर सोने पे सुहागा बन गया, कुछ उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, तो एब्सोल्युटली देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द लोको विल resonate at such a high frequency it may cause wheel mounting, loading and derailing. अब मैं आपको नेक्स्ट ये दिखा रहा हूँ गेज विड्थ, जो हमने इस लोकोमोटिव में रिकॉर्ड की है। अब देखिए, दिस इज द लिमिट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। सो एनीथिंग बियॉन्ड दिस लिमिट, बियॉन्ड दिस सर्विस लिमिट, दिस इज द सर्विस लिमिट व्हाट आई एम शोइंग ओवर हियर। द सर्विस लिमिट इज 1595.5, 1599। अब हमने जो रिकॉर्ड किया जॉइंटली, जस्ट सी this is less than what is recommended, ठीक है। and on the same wheel set when taken at 3 points 120 degree the variation is 2.35. Is it permissible? No. The wheel will wobble. So these are the wheels I have tabulated, axles I am sorry. So out of 6 axles, 4 axles fall out at rejection limit. Now these are out of tolerance. So this is again there is a difference in the wheelbase also. The wheelbase is 1850, it's 3700 mm. So this side 3690, 3695, 3697, 3703. Now here what we have is 1850 plus 1850, it's 3700. So this is again 10 mm short, and from this to this there is a variation of 5 mm. So the wheels are not perpendicular, because the wheel, if they are perpendicular to each other, certainly they have same distance. So what I was telling about the bogie squareness diagonally, so from here it's indicated that there is certainly some problem. So we need further measurements in this regard also to have a proper assessment of the locomotive. Now this is the recording of secondary coil springs, and as per drawing this is 575. So I have encircled, this is short, and on the left right there is a difference of about 25 mm. It's not permissible. Main springs have been used with varying K values. We can see over here also 575, 6 mm higher, there's 575 on the lower side. So we have got
a difference on cap 1, cap 2. Similarly here also. So the suspension system, which plays important role in transferring of load under dynamic condition, ये भी अपना अस्तित्व खो चुका है. ये हैं deflected height of coil springs after derailment, और 192 is the height required at static load. जैसे इंजन खड़ा रहता है स्टैटिक में, उस पोजीशन में 192 इसकी हाइट होती है. अब यहाँ देखिए 201, 178, 188, 198, 184, 188, 197 and so on. So again, even the primary suspension system was not in order of the required height. So just गिनते रहिए कि हमने कितने पैरामीटर आपको बताए हैं. Well viewers, after going through the parameters जो हमने jointly रिकॉर्ड कराए थे दानापुर में, उनको समराइज करते हुए let us put it in a tabulated form. जो हमें मिला है वो है फर्स्ट, जो wheel diameter on the same axle and on the same trolley has crossed the prescribed service limit. Wheel diameter variations are more on the same axle than the prescribed service limit. Right side के wheel diameters are higher than the left hand side wheel diameters. So this locomotive is having a biased running which has caused biased wear on the flange thickness and the root wear. Wheel gauge on the same axle at 3 points is differing to the extent of 2.3 mm, that too on the lead axle. And 4 wheels are having wheel gauge which falls out of the prescribed service limit. सस्पेंशन सिस्टम जब हमने देखा तो आपका प्राइमरी वाला जो है उसमें बहुत से स्प्रिंग आर बियॉन्ड the permissible limits, and finally the secondary springs are having large deflected variations to the tune of 25 mm on the left and right hand side, which is abnormal. Over and above, हमने काउकेचर की फिटमेंट को देखा, उसमें बोल्ट मिसिंग और कोई ऐसा निशान नहीं कि उसमें से बोल्ट पुल आउट हुए हो, ऐसा है नहीं. सारी पिक्चर्स आफ्टर ड्रिलमेंट ली गई हैं और एक भी बोल्टों के खींचे जाने का कहीं निशान नहीं मिला, क्योंकि इस अवस्था में whenever we have a drag due to drop of say cow catcher, so the bolts will be sheared, the holes will be elongated, there would be some shining streaks, etc. Nothing is visible. The photographs are amply clear to prove it, that there were no bolts provided in the cow catcher where bolts are required to be fitted. As far as welds were concerned, the seam is of such a poor quality that in the vibrations it can give way, and hardly on some point, 3-4 points, tack weld was sustained, rest all was rusted, indicating that these are all
old separated parts, and every likelihood that due to the induced vibrations by way of large diameter variations and poor suspension system, the vibrations can cause failure of these welded tacks, and it can come down the cow catcher, और वो बैलास्ट से मिला होगा, रगड़ा होगा, ड्रैग किया होगा, और बैलास्ट क्या मूविंग डायरेक्शन में इकट्ठी होकर रेल टेबल पे चढ़ गई और इंजन भी उस पर माउंट होके गिरने के देयर आर अनदर 10 पॉसिबल चांसेस। और फर्दर जो कोचेस लेफ्ट राइट गिरे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्फीयर बफिंग फोर्सेस। अब मान लीजिए इंजन इतनी स्पीड में चल रहा है, उसके आगे बैलास्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, काउ कैचर की बैलास्ट इकट्ठी करके पूरी की पूरी उसमें जैसे भी वो हीप सी बन जाएगी, लोकोमोटिव ट्रेल हो जाएगा, तो पीछे का ट्रेलिंग मोमेंटम आप कैलकुलेट करो एट 130 kmph, वो जो एनर्जी उसमें आएगी बफिंग फोर्सेस में, वो उसको एनर्जी को डिसिपेट होना, वो आगे तो जा नहीं सकती, लेफ्ट राइट में ही जाएगी। दैट विल गिव अ ह्यूज बम्प एंड इट विल डिसिपेट इन लेटरल डायरेक्शन। और कोई लूप फूप में गाड़ी जाने नहीं है, वो जैसे पत्रकार लोग बोल देते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ, और जो इवेंट हमें पता चलता है इवेंट रिकॉर्डर में, वहाँ में उन TRS लोको वालों की स्टेटमेंट है कि हमारा बैटरी कनेक्शन टूट गया और हम उसमें जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग बंद होगी, एंड ये वो देयर इज ए मॉडिफिकेशन इशूड सो दैट देयर इज ए अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द इवेंट रिकॉर्डर। कमीशन इंक्वायरी कर रहे हैं, अवश्य ये चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, सही तथ्य सामने आएंगे। और जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग जो की थी और जो कुछ पत्रकारों ने वहाँ में अपने पेपरों में छाप छूप दिया है, तो ये इतने सोफिस्टिकेटेड एंड हाई टेक्निकल मैटर्स हैं जो हम लोगों को भी इतने सालों के बाद कुछ बोलने लायक बनते हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन इफ यू कमेंट कि ये था और वो था विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल, दैट इज ऑफ नो गुड यूज। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। आपको ये कैसी वीडियो लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट मेरे लिए वरदान होता है, और इतनी छानबीन, इतनी खोज, इतनी मेहनत के बाद हम ये वीडियो बनाते हैं, एंड टोटली बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल, द ड्राइंग्स अवेलेबल, और रेडीमेड जो भी हमारे पास मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस अबाउट द रोलिंग स्टॉक रहती है, हम उसी की रेफरेंस में ही बात करते हैं, कोई पर्सनल व्यू इसमें नहीं दिया जाता। सो वट एवर वी हैव टू कंक्लूड, that has to be concluded on the basis of the prescribed limits, data, reference to codes and manuals without using any personal knowledge. Well viewers, I thank you for watching this video. एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, व्यू करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फील्ड इंजीनियर्स के साथ इन चीज़ों को शेयर कर पाएँ। थैंक यू वंस अगेन।